दोस्तों, वेलकम टू यूनिट 1 ऑफ आवर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री सीरीज। आज के इस डिटेल्ड एपिसोड में हम एक ऐसे सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो हर हिस्ट्री स्टूडेंट और एग्जाम एस्पायरेंट के दिमाग में होता है। आखिर इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत कहां से मानी जाती है, और जब यूरोपियंस इंडिया आए तो उस वक्त का इंडिया अंदर से कैसा दिखता था। मॉडर्निटी का मतलब सिर्फ कैलेंडर की डेट्स बदलना या अंग्रेजों का भारत में आना नहीं है। यूरोपियन हिस्टोरियोग्राफी के अकॉर्डिंग मॉडर्न इरा के तीन सबसे बड़े पिलर्स होते हैं: रैशनलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज। लेकिन 18th सेंचुरी के स्टार्ट में इंडिया में ऐसी कोई डेमोक्रेटिक या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन नहीं हुई थी। इसलिए हिस्टोरियंस 18th सेंचुरी को पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं, जहां मेडाइवल सेटअप धीरे धीरे बिखर रहा था और एक नया पॉलिटिकल ऑर्डर जगह ले रहा था। इस इन डेप्थ वीडियो में हम चार सबसे इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर करेंगे। पहला, मुगल एम्पायर के कोलैप्स के रियल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल रीजंस। दूसरा, फेमस जागीरदारी और एग्रेरियन क्राइसिस। तीसरा, मुगल एम्पायर के खंडर पर खड़ी होने वाली रीजनल पावर्स जैसे मराठास, बंगाल, हैदराबाद, मैसूर और पंजाब। और चौथा, सबसे बड़ा सवाल कि आखिर क्यों हमारा देश इतना फ्रैगमेंटेड हो गया कि आने वाले 200 सालों के लिए हम गुलाम बन गए। सबसे पहले बात करते हैं डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर की। अकबर से लेकर औरंगजेब तक यानी ग्रेट मुगल्स के टाइम तक मुगल एम्पायर ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लगभग 90% हिस्सेदारी पर एक सिंगल सेंट्रल अम्ब्रेला की तरह राज किया। लेकिन 3 मार्च 1707 को अहमदनगर में जब 88 साल की उम्र में एम्पायर औरंगजेब की डेथ हुई तो वहां से मुगल एम्पायर ताश के पत्तों की तरह ढहना शुरू हो गए। औरंगजेब के कोलैप्स के पीछे उनकी दक्कन पॉलिसी का सबसे बड़ा हाथ था। उन्होंने अपने लाइफ के आखिरी 25 साल साउथ इंडिया यानी दक्कन में मराठास को दबाने में बिता दिए। नेपोलियन ने एक बार कहा था कि स्पेनिश अल्सर डिस्ट्रॉयड मी। ठीक वैसे ही दक्कन अल्सर ने औरंगजेब और उनके पूरे एम्पेरियल ट्रेजरी को पूरी तरह खत्म कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नेग्लेक्ट हो गई और नॉर्थ इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया। इसके साथ ही औरंगजेब की रिजिड रिलीजियस पॉलिसी ने उनके सबसे लॉयल अलायंस जैसे राजपूत और सिख को उनसे दूर कर दिया। औरंगजेब के बाद जो रूलर्स आए उन्हें हिस्ट्री में लेटर मुगल्स कहा जाता है, जैसे बहादुर शाह प्रथम, जहांगीर शाह, फर्रुखसियार और मोहम्मद शाह रंगीला। ये सारे रूलर्स एक्सट्रीमली वीक, प्लेजर सीकिंग और इनकॉम्पिटेंट थे। इनके टाइम पर कोर्ट पॉलिटिक्स इतनी गंदी हो गई कि नोबेलिटी 4 राइवल ग्रुप्स में बट गई। टुरानीज जो सेंट्रल एशिया से थे, ईरानीज जो पर्शिया से थे, अफगान्स और हिंदुस्तानी मुस्लिम्स। ये नोबल्स एम्पायर को कंट्रोल करने लगे और सैयद ब्रदर्स जैसे किंग मेकर्स पैदा हुए जो अपनी मर्जी से किसी को भी थ्रोन पर बिठाते और हटाते थे। इस इंटरनल वीकनेस का फायदा उठाया फॉरेन इन्वेडर्स ने। 1739 में पर्शिया के रूलर नादिर शाह ने नॉर्थ इंडिया पर अटैक किया। बैटल ऑफ करनाल में मुगल्स को हराकर नादिर शाह ने दिल्ली को रथलेसली लूटा, हजारों लोगों का मैसेक्र किया और शाहजहां का फेमस पीकॉक थ्रोन यानी तख्त ए ताउस और कोहिनूर डायमंड लेकर पर्शिया चला गया। नादिर शाह के अटैक ने दुनिया के सामने मुगल पावर की पोल खोल दी कि ये अंदर से पूरी तरह से खोखला हो चुका है। इसके बाद 1748 से 1767 के बीच अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली ने कंटिन्यूअस 7 बार इंडिया पर अटैक किया और दिल्ली से लेकर पंजाब तक को बार बार लूटा, जिससे मुगल सेंट्रल अथॉरिटी पूरी तरह पैरालाइज हो गई। अब समझते हैं इस कोलैप्स के सबसे बड़े इकोनॉमिक रीजन को, द जागीरदारी क्राइसिस। हिस्टोरिकल एनालिसिस में हिस्टोरियन सतीश चंद्र और इरफान हबीब ने बताया कि मुगल्स का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन मनसबदारी सिस्टम पर टिका था। सिस्टम यह था कि एम्परर अपने मिलिट्री ऑफिसर्स यानी मनसबदार्स को उनकी सैलरी के बदले कैश देने के जगह लैंड रेवेन्यू राइट्स देता था, जिसे जागीर कहा जाता था। मनसबदार उस जागीर से टैक्स कलेक्ट करता था, अपना खर्चा निकालता था और एम्पायर के लिए सोल्जर्स मेंटेन करता था। 18वीं सदी आते आते एक तरफ नोबल्स और मनसबदार्स की संख्या हजारों में बढ़ गई, लेकिन दूसरी तरफ अलॉट करने के लिए फर्टाइल लैंड यानी जागीर्स लिमिटेड बचे। इस सिचुएशन को टेक्निकल टर्म्स में बेजागीरी या जागीरदारी क्राइसिस कहा गया।
जब जागीरदार्स को पता था कि उनके पास ये लैंड शॉर्ट टाइम के लिए है, तो उन्होंने पीजेंट्स यानी किसानों से फोर्स्ड टैक्स कलेक्शन शुरू कर दिया। रिजल्ट ये हुआ कि किसान खेती छोड़ने लगे, पॉवर्टी एक्सट्रीम हो गई और किसानों ने आर्म्स उठा लिए। नॉर्थ इंडिया में जट रिवॉल्ट्स, सतनामी रिवॉल्ट्स और सिख अपराइजिंग्स दरअसल इसी इकोनॉमिक डिस्ट्रेस और एग्रेरियन क्राइसिस का डायरेक्ट आउटकम थे। रिवेन्यू आना बंद हो गया, आर्मी को सैलरी मिलना बंद हो गई और इंपीरियल मशीन रुक गई। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन क्लैरिफाई करना जरूरी है। क्या मुगल एम्पायर के गिरने का मतलब यह था कि पूरा इंडिया एक डार्क एज में चला गया था? मॉडर्न हिस्टोरियंस कहते हैं बिल्कुल नहीं। मुगल सेंट्रल पावर वीक जरूर हुई, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर दिल्ली से शिफ्ट होकर रीजनल कैपिटल्स में डिवाइड हो गई। इन 18th सेंचुरी रीजनल पावर्स को हम 3 कैटेगरीज में स्टडी करते हैं। पहली कैटेगरी है सक्सेसर स्टेट्स। ये वो स्टेट्स थे जो पहले मुगल एम्पायर के प्रोविंसेस यानी सूबा थे, जिनका गवर्नर मुगल एम्पायर अपॉइंट करता था। जब दिल्ली वीक हुई तो इन गवर्नर्स ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी। हालांकि वो नाम के लिए एम्पायर की सुजरेनिटी मानते थे। इसमें सबसे पहला था बंगाल, जहां 1717 में मुर्शिद कुली खान ने खुद को इंडिपेंडेंट रूलर बना लिया। बंगाल उस वक्त इंडिया का सबसे रिच प्रोविंस था, जहां एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल एक्सपोर्ट पीक पर था। मुर्शिदाबाद इनकी कैपिटल बनी। दूसरा था हैदराबाद, जहां 1724 में निजाम उल मुल्क असफ जहां ने निजाम डायनेस्टी की नींव रखी। और तीसरा था अवध, जहां सादत खान बुरहान उल मुल्क ने 1722 में अवध को कार्व आउट किया, जो बाद में नवाबी कल्चर और आर्ट का सेंटर बना। दूसरी कैटेगरी है इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये वो राज्य थे जो मुगल्स के डायरेक्ट कंट्रोल में पहले भी नहीं थे और 18वीं सदी में अपने पावर पीक पर ले गए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैसूर। विजयनगर एम्पायर के डाउनफॉल के बाद मैसूर में वॉडियार डायनेस्टी थी। 1761 में हैदर अली ने पावर सीज की और उनके बेटे टीपू सुल्तान ने मैसूर को साउथ इंडिया की सबसे फॉर्मिडेबल पावर बना दी। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच इंजीनियर्स की मदद से मॉडर्न आर्टिलरी बनाई, रॉकेट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की और स्टेट ट्रेडिंग कंपनी सेटअप की। केरला में मार्तंड वर्मा ने त्रवणकर को यूनिफाई किया और 1741 के बैटल ऑफ कोलाचल में डच नेवी को हराकर पहली बार किसी एशियन पावर ने यूरोपियन नेवी को एनिहिलेट किया। तीसरी कैटेगरी है न्यू स्टेट्स या इंसर्जेंट पावर्स, जो मुगल्स के खिलाफ रिवेलियन करके बने। इसमें सबसे बड़ी पावर थी द मराठास। छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद 18वीं सदी में पेशवाज जैसे बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव के अंडर मराठा एम्पायर ने अटक से कटक तक अपना दबदबा बनाया। इनका ड्रीम था हिंदू पद पातशाही। पंजाब में महाराजा रंजीत सिंह ने 12 अलग अलग मिसल्स को यूनिफाई करके एक हाईली डिसिप्लिन्ड और पावरफुल सिख एम्पायर स्टैब्लिश किया, जिनकी आर्मी खालसा यूरोप के बाद एशिया की सेकंड बेस्ट आर्मी मानी जाती थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर इंडिया के पास बंगाल जैसा रिच स्टेट था, मैसूर जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी थी और मराठास जैसी विशाल आर्मी थी, तो आखिर ब्रिटिशर्स ने पूरे सबकॉन्टिनेंट को कंक्वायर कैसे कर लिया? इसके 3 मेन हिस्टोरिकल रीजंस है। पहला, लैक ऑफ पैन इंडियन नेशनल कॉन्शियसनेस। 18th सेंचुरी में इंडिया एक नेशन स्टेट नहीं था। मराठा, बंगाल, मैसूर, अवध सब आपस में लड़ रहे थे। उनके लिए ब्रिटिशर्स कोई यूनिक इन्वेडर नहीं थे, बल्कि उन्हें लगता था कि ये भी बाकी रीजनल पावर्स की तरह एक मर्चेंट या मर्सनरी फोर्स है। उनके आपस के राइवलरी को ब्रिटिशर्स ने डिवाइड एंड रूल के लिए यूज किया। दूसरा सबसे बड़ा रीजन था 14 जनवरी 1761 का थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच हुई इस खूंखार जंग में मराठास की बुरी तरह हार हुई। उनके बेस्ट जनरल्स और हजारों सैनिक मारे गए। फेमस हिस्टोरियन जे.एन. सरकार ने लिखा कि पानीपत ने यह डिसाइड नहीं किया कि इंडिया पर कौन राज करेगा, बल्कि यह डिसाइड कर दिया कि इंडिया पर कौन राज नहीं करेगा। मराठास वीक हो गए और नॉर्थ इंडिया में एक जायंट पॉलिटिकल वैक्यूम बन गया। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन था इकोनॉमिक और मिलिट्री स्टैग्नेशन। इंडियन रूलर्स अभी भी ट्रेडिशनल फ्यूडल रेवेन्यू मेथड्स पर डिपेंड थे, जबकि ब्रिटिशर्स इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जॉइंट स्टॉक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, मॉडर्न सेंट्रल बैंकिंग, क्रेडिट सिस्टम और हाईली डिसिप्लिन्ड स्टैंडिंग आर्मीज के साथ आए थे।
समराइज करें तो यूनिट 1 का कोर टेक अवे ये है कि मॉडर्न इरा की शुरुआत में इंडिया कोई प्राइमेटिव नेशन नहीं था, बल्कि एक मैसिव पॉलिटिकल ट्रांजिशन से गुजर रहा था। ओल्ड मुगल ऑर्डर ढह चुका था, नए रीजनल स्टेट्स पावरफुल जरूर थे, लेकिन आपस में डिवाइडेड थे। इसी पॉलिटिकल वैक्यूम और डिवाइडेड स्टेट का फायदा उठाने के लिए यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज इंडिया के कॉस्ट्स पर आकर खड़ी हो गई। अगले एपिसोड यूनिट 2 में हम देखेंगे द पोर्टुगीज फर्स्ट टू कम एंड लास्ट टू लिव, जहां वास्को द गामा की डिस्कवरी से लेकर गोवा के 1961 लिबरेशन तक की पूरी कहानी समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मिलते हैं अगले यूनिट में। जय हिंद।